हेलो गाइज, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर। तो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है क्लास 12 एनसीईआरटी की प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उस चैप्टर का ये पार्ट तीसरा क्लास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि उस लेक्चर को हमने एंड किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम से। तो मान लो ये जीन का फ्रैगमेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ कट किया, इसने यहाँ कट किया, तो आपको 3 टुकड़ा मिला। ये तीनों टुकड़ा तो सेल में ही होगा, ये तीनों टुकड़ा किसी सैंपल में है, तीनों तो मिक्स है। आपको पता है इसमें से कौन सा टुकड़ा कितनी लंबाई का है, ये कितनी लंबाई का है, ये टुकड़ा कितनी लंबाई का है, कितना बेस पेयर है, क्या है आपको पता है? आपको नहीं पता है तो कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले तो ये काम करो, इन तीनों को पहले सेपरेट करो। इस सैंपल से तीनों को सेपरेट करो। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो क्या करोगे? फर्स्ट को यहाँ लाओ, सेकंड यहाँ, थर्ड, यानी तीनों को सेपरेट करो। इसी तीनों फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जो कट होकर के मिक्स है, तीनों को सेपरेट करना है। तो जब भी मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को जब सेपरेट करोगे, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम एक बायोलॉजिकल टूल्स लगाते हैं, बायोफिजिकल मेथड लगाते हैं। उसका नाम है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस तीनों मिक्सचर ऑफ सैंपल को सेपरेट कर देंगे जो डीएनए का फ्रैगमेंट है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे ये लेक्चर किसके बारे में होने वाला है। फिर पढ़ेंगे इल्यूशन। फिर क्या पढ़ेंगे? इल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले बता दे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बायोटेक्नोलॉजिकल टूल मेथड्स है, ये बायोफिजिकल मेथड्स है। इस मेथड्स को यूज करके, सिर्फ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? आप चार्ज्ड मॉलिक्यूल, क्या है? चार्ज्ड मॉलिक्यूल को आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल का बहुत सारा मिक्सचर होगा आपके पास, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। ओनली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को आप सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिकल चार्ज को अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो जहां भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होगा वहीं से इलेक्ट्रिकल फील्ड गुजरेगी। इसलिए हमेशा ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन चार्ज मॉलिक्यूल है, इसको सेपरेट कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस में से जो एगारोज जेल है, ये जो एगारोज जेल है, ये एगारोज जेल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एगारोज जेल न्यूक्लिक एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जब न्यूक्लिक एसिड के मिक्सचर को सेपरेट करना होगा तो हम एगारोज जेल को इस्तेमाल करेंगे। आपने एक और पढ़ा होगा, कहीं से सुन भी लिया होगा, बता देता हूं मैं। पेज, पोली एक्राइल पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये यूज करते हैं प्रोटीन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। प्रोटीन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ये फंडामेंटल आप याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को, ठीक है? ये छोटा सा फंडामेंटल जरूरी था। तो आपने क्या किया था? डीएनए के फ्रैगमेंट डीएनए के फ्रैगमेंट को आपने आरई से काटा। आरई क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। काट कर क्या किया आपने? एगारोज जेल से इसको सेपरेट किया। क्यों सेपरेट करेंगे भैया? क्योंकि इन सभी फ्रैगमेंट को प्यूरिफाई करना है। कहाँ से? मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट से। हमारे पास मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट है, प्यूरिफाई कीजिए। इस चारों को अलग अलग कर दीजिए, टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रखिए। इसको क्या करोगे? सेपरेट करोगे। इनकी पहचान करनी है, कौन कितना बेस पेयर का है, तो क्या करोगे? सेपरेट करोगे। इसके लिए क्या यूज करोगे? एगारोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करोगे, ठीक है? इसका प्रिंसिपल क्या है? अभी बताया मैंने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करता है। जहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन जनरेट कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एनोड जिसपे प्लस चार्ज है, दूसरा कैथोड जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ये इस तरह का सैंपल होता है, सॉरी इस तरह का ये एक किट है। इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है, इस पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बांध देते हैं, ठीक है?
तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा यूजिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड एंड एनोड। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या करता है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ये एनोड की तरफ धक्का देता है। आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब ये एगरोज जेल सेपरेट कैसे किया है फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को, तो ये एगरोज जेल एक सीविंग इफेक्ट देता है, यानी ये छलनी की तरह छानता है। क्या छानेगा इसमें, तो फ्रैगमेंट से डीएनए फ्रैगमेंट को छानता है। किसके आधार पर, साइज के आधार पर इसको छानेगा, यानी जो बड़ा साइज होगा, जैसे मान लो ये हमारा जेल चल रहा है, ये एगरोज जेल होता है, हॉरिजॉन्टल जेल होता है। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है, जो डीएनए फ्रैगमेंट बड़े साइज के होते हैं ये ऊपर ही रह जाते हैं, और जो छोटे साइज के होते हुए नीचे यहाँ आ जाते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तैयार कैसे करें। तो इस एगरोज जेल में व्हाट इज एगारोज, एगारोज एक पाउडर है। एगारोज क्या है, एक पाउडर है जो एक नेचुरल पॉलीमर है जिसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसको कहाँ से निकालते हैं, ये आइसोलेट किया जाता है सीवीड्स, रेड अलगी से आइसोलेट करते हैं। कौन सा, रेड अलगी का जो जेनरा होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, यहीं से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं एगारोज पाउडर को। आइसोलेट कीजिए, इसमें बफर डाल दो, यहाँ पर TAE बफर डालते हैं, याद कर लो काम आ जाएगा। ये बफर डाल लो, गर्म करो, क्योंकि एगारोज पाउडर ठंडे बफर में डिजोल्व नहीं होता है, गर्म करना पड़ेगा तब ये डिजोल्व हो जाएगा। फिर जेल बनता है। व्हाट इज जेल, जेल इज सेमी सॉलिड। ये क्या है, सेमी सॉलिड है, इसी को जेल नहीं पूरा लिक्विड है नहीं पूरा सॉलिड, सेमी सॉलिड, इसलिए कहते हैं जेल। तो पहले गर्म कर दो, कुछ देर रुक जाओ, जेल ठंडा होगा तो आपका सॉलिडिफाई कर जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें, दिया स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है नॉर्मल बफर में, यानी ठंडा कोल्ड बफर में सॉल्युबल नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा बफर को। जब बफर को हीट करोगे तो क्या होगा, ये आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि ये एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे। आपने लैब तो किया नहीं होगा, क्लास 12 के बच्चे हैं, आपने लैब नहीं किया होगा इस पर, तो काफ़ी एडवांस चीज़ होता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना आप समझ जाओगे, ध्यान से समझो मेरी बात को। हमने यहाँ प्रोटोकॉल लिखा है, कैसे काम करोगे। आपने क्या किया, डीएनए फ्रैगमेंट को कट कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, फ्रैगमेंट सिर्फ डीएनए मौजूद है। इसमें क्या करो, लोडिंग डाई, सिंपल समझो ना, एक डाई है, कलरफुल डाई है, इसको लेकर के डीएनए में मिक्स कर दो। छोटा सा कारण बताता हूँ क्यों मिक्स करना है। अगर नहीं मिक्स करोगे ना, डीएनए को लोड करोगे जेल में, डीएनए हल्का होता है, ऊपर चला जाएगा। जैसे ही इसमें डाई डालोगे ना, डीएनए को एक वजन मिल जाता है, भारीपन मिलता है। तो जैसे ही भारीपन मिल जाएगा, यहाँ डालोगे, ये वेल में जाके भर जाता है। यही कारण है कि लोडिंग डाई को डालना पड़ता है। उसके अलावा भी एक बात और बताता हूँ कि इसी डाई में आपको डालना होगा ये इथिडियम ब्रोमाइड डालना है। ये क्या है, ट्रैकिंग डाई है, इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ता है। क्यों डालते हैं आगे बताएंगे। डाल दिया मैंने, इसको वेल्स में लोड को, वेल्स क्या होता है, ये देखो, हमने एक एगारोज जेल का एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक डायग्राम बनाया है। 4 वेल मतलब कुआं का समान, छोटा छोटा एक स्पेस, मतलब कि एक खाली जगह है जो जेल के अंदर बनाया है मैंने। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जेल है, यहाँ मैंने बनाया है। ये 4 खाली जगह है, इसी में डीएनए को लोड करो। क्या करोगे, इसमें डीएनए को लोड करोगे। ठीक है, लोड करोगे, हमने लोड किया। लोड करने का हम क्या करेंगे ना, इस एंड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दो जो कैथोड है, और इस एंड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाओ जो कि एनोड होता है। क्यों, क्योंकि आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। अगर डीएनए, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, तो नेगेटिव को नेगेटिव के पास रखोगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा। तो नतीजा क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव के पास डीएनए लोड कर दिया तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा डीएनए को कैथोड के पास ही लोड करते हैं। ठीक है, तो इसे लोड कर दिया, ये आगे बढ़ेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, अब देखो, जब ये लोड कर, देखो ये समझ में आपको आ गया क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ ये मैंने लिखा क्या, व्हाट इज 1000, 800, 600, 400, ये है लैडर। यानी हम क्या करेंगे, हमको पता करना पड़ेगा ना, इस चारों वेल में जो डीएनए लोड किए हो
उसका साइज क्या है बेस पेयर में, 5 किलो बेस का साइज है, 6 किलो बेस पेयर का साइज, कितने बेस पेयर का साइज आपको पता तो है नहीं। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस लैडर ले लिया। क्या लिया, रेफरेंस लैडर ले लिया। ये लगा दिया 1000 बेस का, 800 बेस का, 600 बेस का, 400 बेस का, 200 बेस का हो गया। इसके सामने में अब देखो हमने इसको रन कर दिया। जब रन करोगे तो क्या देखोगे, इस तरीके का आप, ये दिख रहा है, ये लाल लाल दिख रहा है ना, ये क्या है, ये डीएनए का बैंड है। इस तरीके का डैश, इस तरह का कहीं भी ऐसा दिखे ना, ऐसा कभी कहीं भी गाढ़ा गाढ़ा सा डॉट दिखाई दे कहीं भी, समझना ये बैंड, इसको कहते हैं बैंड। ये एगारो जेल में जो निकला है, जो सेपरेट है, इसको कहते हैं डीएनए का बैंड कहते हैं। ये बैंड इस 1000 के सामने में है, तो क्या हुआ, इसका साइज होगा 1000 बेस पे। ये बैंड 800 के सामने है, यानी 800 बेस पर साइज होगा। ये बैंड 600 के सामने है, तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ 600 बेस पे। ये बैंड 400 के सामने है, तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ 400 बेस पे। ये बैंड सबसे नीचे है 200 के सामने, इससे क्या हो गया, 200 बेस पे। तो आपको समझ में आया कि हमने 1000, 800, 600, 400, 200 क्या लैडर क्यों लगाया था, रेफरेंस के लिए मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि हमें पता करना है कि इन चारों वेल में जो डीएनए डाला है उसकी लंबाई कितनी है। लंबाई के लिए हमें एक रेफरेंस चार्ट लगाना ही पड़ेगा। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो बड़ा साइज का डीएनए ऊपर ही रह गया और जो छोटा साइज का नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि एगारो जेल, जब आप एगारो जेल को देखोगे ना, तो इस तरह का मैट्रिक्स बना होता है, यहाँ पे छिद्र है, इसी छिद्र के थ्रू पास करता है। अगर एगारो जेल में जो मैट्रिक्स में छिद्र है ये छोटा होगा, तो छोटा साइज पहले नीचे भागेगा, बड़ा साइज ऊपर रह जाएगा। यही कारण होता है कि बड़ा साइज ऊपर रह जाता है, छोटा साइज नीचे चला जाता है। आशा करता हूं आप समझ पाएंगे। तो अब सवाल है कि भैया ये रेड कलर क्यों दिख रहा है, ये रेड ऐसा कलर क्यों दिख रहा है, ये दिखा कब, कब दिखेगा। ऐसे जब रन कर दोगे ना तो आपको ऐसा कलर दिखाई नहीं देगा, इस तरह नंगी आंखों से ये कलर आप नहीं देख पाओगे। तो क्या करोगे, इस जेल को उठाओ और यूवी लाइट के नीचे जाकर रख दो। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट के जाके नीचे इसको रख दो। तो क्या होगा, जैसी यूवी लाइट इस जेल पे पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने डीएनए के साथ लोडिंग डाई डाला था, इस लोडिंग डाई में क्या डाला था, इथिडियम ब्रोमाइड डाला था। ये इथिडियम ब्रोमाइड जैसे ही आपके यूवी लाइट के एक्सपोजर में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, ये चमकना शुरू हो जाता है। इसकी कलर होती है, इसकी कलर होती है ऑरेंज कलर होती है। तो ये आपको ऑरेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वही मैंने नोट में लिखा है कि इथिडियम ब्रोमाइड हम डालते हैं इस डाई में, जो जाता है और डीएनए में जाकर के बैठ जाता है। ये डीएनए में जाकर के बैठ जाएगा, और जैसे ही आप यूवी लाइट का एक्सपोजर दो, जैसे ही इसको यूवी लाइट मिला, ये इथिडियम ब्रोमाइड चमकना शुरू हो जाएगा। कैसा चमकेगा, ऑरेंज कलर चमकना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम कैसे करता है और हमने सेपरेट कैसे कर दिया। तो आपने क्या देखा, सभी बैंड अलग अलग हो गए, सब बैंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, सबका साइज मालूम चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, जब सभी, अब मैंने उसी उसी तरह का ये दूसरा जेल है, ठीक है। अब जब सभी डीएनए बैंड चारों वेल का अलग अलग हो गया ना, आपको दिख रहा है इस जेल पर सभी अलग अलग हो गए, यानी सबको मैंने सेपरेट कर दिया। अब क्या करोगे, अब करेंगे ये कि इसमें से, इस सारे हटे हुए जेल में से जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम निकालना चाहते हैं, ये कैसे पता करोगे, तो आप तो कैसे पता करोगे, ये पता करोगे इसके लंबाई से, कि आपको 1000 बेस पे चाहिए, कि 800 चाहिए, कि 600 चाहिए, कि 200 चाहिए, कि 400 चाहिए। जिस साइज का बेस पेयर चाहिए हमको, मान लिया 400 बेस पेयर का चाहिए, तो इसके सामने वाला जेल है ना, इसको काट के बाहर निकालो। तो यहाँ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये साइड दिखा रहा हूँ, ये साइज यहाँ मान लो 1000 बेस पे का था, तो 1000 बेस पे के सामने वाला ये जेल है, इसको काट के बाहर निकालो। तो वही मैं कर रहा हूँ कि ये था, ये हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। ये 1000 बेस पर का साइज का ये डीएनए था, हमें यही चाहिए। तो क्या करोगे, इसको यहाँ से काट करके बाहर निकाल लो। तो काट के इसको बाहर निकालो, और जब ये जेल काट के बाहर निकाल लोगे ना, तो इस जेल को लो, किसी ट्यूब में डाल करके, ट्यूब में इसको डाल दो, ट्यूब में, और इसको हीट कर दो। तो जेल क्या है, जेल में तुम्हारा क्या था, वही पाउडर बना जेल था। सारा जेल क्या हुआ, मेल्ट कर जाए, क्या होगा, ये मेल्ट कर जाए। मेल्ट करने का में इसको क्या करोगे, मेल्ट करने का में इसको किसी ऐसे, इसको फिर साफ सुथरा करो, साफ सफाई करोगे ना, तो बाद में
क्योंकि उतना हाई हम बता नहीं सकते क्योंकि MSc BSc लेवल का है। इसको साफ सफाई करो मेल्ट करने का, जब साफ सफाई करोगे ना DNA अलग हो जाएगा। और जो मेल्टेड लिक्विड एगारोज जेल का जो लिक्विड पार्ट था एगारोज जेल का, वह क्या होगा, जो लिक्विड पार्ट था एगारोज जेल का हुआ वो बाहर निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हुआ जब तुम उसको साफ सुथरा करोगे आगे तो DNA बाहर निकल जाएगा और यह एगारोज जेल आपका इस तरीके से क्या हुआ आपका बाहर निकल जाएगा। बाद में क्या करना, इस DNA क्योंकि DNA अकेले तो रहेगा नहीं, इसमें क्या करना, चिल्ड एथेनॉल डाल देना। DNA क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। DNA क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा था कि DNA को कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं। DNA को प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। यही करोगे DNA आपका प्रेसिपिटेट हो गया। इस तरीके से क्या हुआ कि आपने इस बड़े से फ्रैगमेंट को जीन रेस्ट्रिक्शन इंडिकेशन से कट किया था। आपको 3 फ्रैगमेंट मिले थे A B C। मान लो इसमें से A था 1000 बेस पेयर का, आपने इन तीनों मिक्सचर को एगारो जेल से सेपरेट कर दिया और अंत में आपको ये 1000 बेस पेयर का जीन आपको बाहर निकल लिया, जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट होकर के रखा हुआ 1000 बेस पेयर का जीन। इसको सेपरेट करने के लिए इतना सारा टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। एगारो जेल समझ में आ गया, आशा करता हूँ। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जाकर बनाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। तो लेक्चर को सुनने के धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो इस लॉकडाउन में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ स्कूल तमाम चीज़ बंद है और पढ़ नहीं पा रहे, यहाँ से वो कुछ सीख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।